वो लगा लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में क्या क्या क्वेश्चन एक एक करके वो देख लेते हैं। तो ये पहला हम देखा यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बात आपको पता होगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। क्योंकि जब भी आपको पता होगा यहाँ से कि कोई ऑब्जेक्ट का इमेजेस बनता है ना, मान लीजिए कोई एक मीडियम है, उस मीडियम में हम बात कर लेते हैं आई एन आर की। तो ऐसा जब भी एक मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में ये नॉर्मल हो गया, तो ऐसे जब रे आता है यहाँ से तो ये रे बैंड कर जाता है यहाँ पे ना। तो जो बैंड करता है तो एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वो पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। सेकेंड की बात करें तो द रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास आर रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल। सही बात है, जब रे ऑफ लाइट होगा एयर से ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है ना। तो ये बात ट्रू है इसकी। जब भी देखिए आपको एक बात पता होगा कि रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, तो रेयर से जब भी डेंसर की ओर जाएगा तो ये हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, और इसका ठीक उल्टा वाइस वर्सा भी ट्रू है। द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये भी बात ट्रू है ना। तो जब बैंड करेगा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं इस थ्रू से, तो दैट इज रिफ्रैक्शन। आगे क्वेश्चन दे रखा है लाइट डज नॉट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो 4 का जो है ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि जब भी देखिए आपको अभी पढ़ना है ना, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये आपको जब भी रे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो हमेशा ये ट्रू होगा इसमें, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा अलग है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं करता ट्रेवल, लेकिन रे ऑप्टिक्स में ये ट्रू है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट इज दैट इक्वल टू और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर इट्स स्पीड इंक्रीजेस। नहीं, जब लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगा तो स्पीड इसका क्या? डिक्रीज होना चाहिए। दैट इज फॉल्स हो गया ना। क्योंकि देखिए एयर क्या है? एयर जो है रेयर मीडियम है और यहाँ पे वाटर डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में हमेशा लाइट की स्पीड कम होता है रेयर के रिस्पेक्ट में। आगे यहाँ दे रखा है 7 में न्यूटन्स यूज्ड कैलकुलस थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, ये भी बात अगर बात करें यहाँ पे तो न्यूटन जो है कैलकुलस थ्योरी बताया था, ठीक है। ये ट्रू है। न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है यहाँ पे, है ना, ये मासलेस पार्टिकल है। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक, जैसे हम बॉल को मारते हैं किसी दीवार पे टकरा के वापस आता है। तो ये बताया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बताया था? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है पार्टिकल नेचर से। तो लाइट क्या होता है? दैट इज कॉर्पकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है ना। और पार्टिकल जो है कॉर्पकल्स कहते हैं उसको, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो ये न्यूटन का थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग बताया था। तो ये ट्रू हो गया। चलते 8 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए। तो 8 में क्वेश्चन दे रखा अ लेंस व्हिच इज थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट एजेस कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस। देखिए 8 में जो क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लेंस जो थिकर है मिडिल में, है ना, मतलब बीच में मोटा है ऐसा, है ना, ये, और एज पे किनारे पे पतला है। तो ये कौन सा लेंस होगा? इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्ज लेंस क्योंकि रे को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे रे को कन्वर्ज करता है ना। तो दैट इज़ ट्रू, है ना। तो ये कन्वर्जेंट की बात जो कर रहा था ये ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कहेंगे आप यहाँ पे कन्वर्जेंट रे, मतलब कन्वर्जेंट मतलब क्या कहते हैं, ऐसे लेंस क्या होता है कन्वर्जेंट, तो वो मिडल में है ना, मिडल में क्या होता है? ठीक होता है, एंड एजेस पे थिन होता है, मतलब किनारे में पतला होगा और बीच में मोटा होगा यहाँ से ना। तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होता है, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस, है ना, ये डाइवर्जेंट लेंस, ये ठीक इसका उल्टा होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 9th में क्या दे रखा है? 9th में lenses are used to form images by refraction in optical instrument। तो 9th में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये लेंस का यूज़ किया जाता है इमेज बनाने के लिए। इमेज जो है बनता तो है लेंस से, लेकिन ये रिफ्लेक्शन से नहीं बनता, रिफ्रैक्शन से बनता है। लाइट पास करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है इसमें। तो दैट इज फॉल्स हो गया ना। तो क्या होगा यहाँ पे? लेंसेज आर यूज टू फॉर्म इमेजेस बाई रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट 10th में हो गया क्वेश्चन अ लेंस इज कॉल्ड अ थिन लेंस इफ इट्स ओवरऑल थिकनेस इज लार्ज।
तो 10th में ये बात तो गलत हो गया, आपको सीधे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ओवरऑल थिकनेस जो है क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल, है ना, तभी वो थिन लेंस होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। ठीक है, तो पावर जो होता है डायोप्टर में नापा जाता है 11 का, दैट इज ट्रू, ये आपको पहले हम बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट अगर बात कर ले यहाँ पे, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 cm पर मीटर, नॉट, ये मीटर में होता है, ठीक है। तो 12 का जो आंसर होगा दैट इज फॉल्स, ये मीटर में होता है, ठीक है। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर पर पावर -1 कर सकते हैं। 13 में लेंस फॉर्मूला इज सेम एज द मिरर फॉर्मूला, नहीं ये दोनों गलत होता है, लेंस मिरर में अलग अलग मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 14 में, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर बना है, यहाँ बन रहा है, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो दैट इज ट्रू। आगे क्वेश्चन दे रखा है 15 में, द पुपिल्स अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। हाँ, ये बात ट्रू है, क्योंकि सारी लाइट इसके अंदर चला जाता है। पुपिल्स में जो है यहाँ पे जो आई के साथ होल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आई होल यहाँ से, ये जो होता है यहाँ पे सारे लाइट यहाँ से इंटर कर जाते हैं, तो एंटर कर जाएंगे सारे लाइट, यहाँ पूरा डार्क डार्क आपको दिखेंगे आँख के अंदर में, जो ये ब्लैक सा छोटा सा बहुत ही डार्क स्पॉट होता है, ठीक है, तो ये इसको पुपिल कहते हैं, यहाँ पे बहुत ही डार्क होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है दैट इज पुपिल। और इससे क्या होता है, लाइट सारा अंदर चला जाता है लेंस के थ्रू, वो यहाँ पे इमेज बना देता है, तो इसलिए ये बहुत डार्क दिखता है, क्योंकि इससे कोई लाइट का जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसलिए सारी लाइट का ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ठीक है, यहाँ तक मेरा आ गया, ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स का। फिर आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स में, पहला ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना। तो इमेज जो बनाता है ह्यूमन आइज कहाँ बनाता है, रेटिना बनाता है ना। ये तो चल के यहाँ तक, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कांट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया में कहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, इसको बोले थे आपको यहाँ पे डीएम याद रखिए, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना, कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग द आई लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपको मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया कौन से लेंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसकी बात कर ले तो दैट विल बी, कौन सा लेंस होगा यहाँ पे, ये होता है कनकेव, ठीक है। इसको कौन सा लेंस का नाम बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस होता है ये, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये डाइवर्जेंट लेंस से शॉर्ट साइटेडनेस करेक्ट होता है। आगे बात करते हैं द डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आइज कैन काउच। तो जब फोकल लेंथ है वो घट गया तो क्या होगा, ये आपको समझना है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पता होगा ये मायोपिया होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम आगे शॉर्ट साइटेडनेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ विजन फॉल्ट। देखिए अब क्या होगा, जब इलोंगेशन हो जाता है, ठीक है, तो इलोंगेशन भी अगर हो गया ना तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम होता है, क्या मायोपिया ही होता है। इन दोनों का रीजन जो है ये हम दोनों लिखा थे इसमें रीजन में, आप देख लीजिए एक बार थ्योरी पार्ट वाला वीडियो, तो उनमें आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा आइज के बारे में। और अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। द इमेजेस ऑफ अ डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज अ लाइन ऑन द रेटिना ड्यू टू। ओके, तो 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इमेजेस जो है, ठीक है, डिस्टेंट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के जैसा अपीयर करता है एक लाइन के जैसा रेटिना पे, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एस्टिग्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो चीज़ होगा, पहली बात तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इसको ठीक से नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। दूसरी बात क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो इमेज जो बनेगा डिस्टेंस पॉइंट का ऑब्जेक्ट किसके ऊपर, रेटिना पे, तो जस्ट एक लाइन के जैसा बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे इसमें दे रखा है नेक्स्ट कि एस्टिग्मेशन कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, एस्टिग्मेशन को रिमूव करने के लिए वी यूज सिलेंड्रिकल लेंस। अच्छा, 8 में क्वेश्चन दे रखा है फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कह रखा है कि मेरे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नॉर्मल आइज का। ये फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो आँख की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से जो रेटिना पे इमेज बनेगा,
तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो, एक्चुअली हमारे आँख पे जो फोकस होता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। तो सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, है ना, तो इमेज बनेगा रेटिना पे। तो मतलब रेटिना, फोकल लेंस क्या होगा, आई लेंस से रेटिना के बीच की दूरी हो गया, है ना। और आई लेंस से रेटिना के बीच की दूरी जो होता है वो लगभग 1.7 सेंटीमीटर होता है हमारे आँख में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इज अबाउट डैश फॉर द हेल्दी आइज। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक डिस्टेंट विजन के लिए हमारे आँख के पास जो है लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। ओके, आगे क्वेश्चन है 10th में, द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ बाई चेंजिंग इट्स थिकनेस विद द हेल्प ऑफ डैश मसल्स। तो हमारे पास एक सिलेरी मसल्स होता है जो अटैच होता है लेंस के साथ, वही हमारे आँख के जो मतलब फोकस होता है हमारे आँख का, उनको थिकनेस को चेंज करके हमारे आँख का फोकस को चेंज करता है। तो दैट इज सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को क्वेश्चन 11th में क्या था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर इसका आंसर तो दिया हुआ है, फिर आप क्यों इसमें इतना टाइम वेस्ट करा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन ऐसा होता क्यों है, इसके लिए हम आपको ये करा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट आंसर देख लेना है, रट्टा मारना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th में द नेचर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय आई इज रियल, इन्वर्टेड एंड डैश। तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो नेचर ऑफ लाइट होता है, इमेज जो बनता है, आई की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, ये दो चीज़ होता है, एक तो रियल होता है, दूसरा इन्वर्ट होता है, और तीसरा यहाँ पे बात करें तो डायमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन यहाँ पे, द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ओके। फॉर नॉर्मल आइज फार पॉइंट इज एट। तो एक नॉर्मल आइज के लिए फार पॉइंट क्या होता है, दैट इज इन्फिनिटी। कहाँ तक हम देख सके, तो इन्फिनिटी तक देखना चाहिए हमारे आँख को। डैश अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। तो कौन होगा, पुपिल होता है, ये ब्लैक दिखता है, इससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो लाइट इंटर्स द आइज थ्रू डैश। तो लाइट हमारे आँख में किससे आता है, दैट्स कॉर्निया से, ना, वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, तो इससे लाइट हमारे आँख में इंटर करता है। तो ये हमारे गेटमैन का काम करता है लाइट का, ठीक है। तो लाइट इसी से हमारे आँख में एंटर करता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका हो गया, इससे पहले जो है ट्रू फॉल्स हो गया था। अब आगे एमसीक्यू लगाने वाले हमें। एमसीक्यू में दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करेक्ट द चॉइसेस अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। इसमें से जो करेक्ट होगा उसको सही करना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको ट्रू कर देना, ठीक है, यहाँ से टिक करना है। During the 19th century, light was considered to be a stream of particles called corpuscles। तो 19th century में न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइट जो है कार्पकुलस से बना हुआ, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, उसको कार्पकुलस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज कार्पकुलस थ्योरी टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन दिस you know about Newton was the first scientist who used the corpuscular theory to explain the reflection of light। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग यूज्ड corpuscular theory to explain the radiation emitted by hot objects। इनमें जो आदमी थर्ड में, ठीक है, तो ये किसने कहा था कि corpuscular theory के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट होता था ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट इज मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक की बात करते हैं, तो इसने कहा था कि corpuscular थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कि रेडिएशन इमिट होते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे कुछ वेव्स निकलते हैं, दैट इज मैक्स प्लैंक्स ने कहा था। फोर्थ की बात करें तो द वेव लाइक कैरेक्टर वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर लाइट बाय। तो वेव के बारे में सबसे पहले जो इंसान था, किसी ने कहा था, तो अगर देखिए वेव कैरेक्टर की जो बात कर रखा है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, ये यंग्स ने किया था। यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट आप 12th में पढ़ोगे, इसने किया था सबसे पहली बात, लाइट को वेव से एक्सपेरिमेंटली ट्रू किया था, मैक्सवेल इक्वेशन देके ट्रू किया था, ठीक है। और ये यंग्स मॉडुलस जो है वो आपको यंग्स जो है ये इसने एक्सपेरिमेंट करके ट्रू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 5 की बात करें तो यहाँ पे 5 में एल्बर्ट आइंस्टीन यूज कॉर्पकुलस थ्योरी टू एक्सप्लेन।
ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था न्यूटन का। इसने कहा था लाइट के पास डुअल नेचर, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी सीजियम लाइक मेटल पे लाइट पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। तो इसने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है दैट इज डन बाई कर्पलस थ्योरी ड्यू टू लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो इस वजह से इसने क्या था इसको एक्सप्लेन। आगे 6 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। 6 की बात करें तो दैट इज हु फर्स्ट प्रपोज द लाइट वाज वेव लाइक कैरेक्टर। तो देखिए सबसे पहले किसने कहा था लाइट के पास वेव होता है, ठीक है, हाइगेंस ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। सबसे पहले प्रपोज किया था कि लाइट के पास क्या होता है, वेव लाइक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, ये हाइगेंस प्रिंसिपल ने कहा था। तो इसको भी आप 12th में पढ़ोगे। आगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश विच इज डिटेक्टेड बाई। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी है फॉर्म, ठीक है, जैसे क्या होता है जो आंख से डिटेक्ट होता है, तो ये हो गया एनर्जी एंड डिटेक्टेड बाई आइज। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। 8 की बात करें तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, डायोप्टर। ये बात आपको पता है, जो पावर होता है लेंस का दैट इज मेजरमेंट किया जाता है डायोप्टर में। 9th की बात करें तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ नॉर्मल पर्सन्स। तो लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक, सबसे कम दूरी जो है देख पाना हमारे आँख के लिए वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो दैट शुड बी 0.25 मतलब 25 सेंटीमीटर ये होता है ना। आगे बात करते हैं दी फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर वुड बी। तो फोकल लेंथ जो है किसी भी लेंस का 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर क्या होगा, तो पावर 1/2 मतलब 2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि 50 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 100 से डिवाइड करके तो 2 होगा 1/2, 1/2 को फिर उल्टा करेंगे क्योंकि पावर होता है 1/f को उल्टा करने से दैट इज 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। 11th की अगर बात कर ले तो 11th में क्या क्वेश्चन क्या रखा है और क्या आंसर है। ओके, तो 11th में यहाँ पे द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, ये यूनिटलेस होता है। अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास कंसिस्ट ऑफ। तो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास किससे बना होता है, तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे 12th में तो दैट इज सी कन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ से बना होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट में तो हाउ शुड पीपुल वियरिंग स्पेक्टेकल्स वर्क विथ माइक्रोस्कोप। तो अगर बात कर ले 13 में यहाँ पे कि हाउ शुड पीपुल वियरिंग स्पेक्टेकल्स वर्किंग विथ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से अगर वो आदमी काम करेगा तो क्या कैसे वो वियर कर सकते हैं, दे शुड कीप ऑन वियरिंग देयर स्पेक्टेकल्स। कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना स्पेक्टेकल्स पहन के रख सकता है, क्योंकि स्पेक्टेकल्स उसको कोई या तो डिफेक्ट होगा आइज में इस वजह से उसे लगा होगा, या फिर कोई प्रोटेक्शन के लिए लगा सकता है। तो नॉर्मली जो है डिफेक्ट की वजह से लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो रख सकता है पहन के जब यूज कर रहा है माइक्रोस्कोप, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है यहाँ पे फिगर 2.20 AD रिस्पेक्टिवली कोरस्पॉन्ड टू डैश। तो इसमें फिगर दे रखा है 2.20 का ए, ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसमें फिगर जो दे रखा है, ठीक है, इसमें जो दे रखा है डी में 2.2 A से D तक ही। तो ये जो रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन देख लेते पहले। तो ये फिगर पहला है ना, यहाँ से देखिए जो रे है ये पहले जो है कन्वर्ज हो गया, तो पहले जो रे कन्वर्ज होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। तो ये साइटेडनेस शॉर्ट हो गया, दैट इज व्हाट। तो इसमें इसका करेक्शन के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस और इसका करेक्शन, शॉर्ट साइटेडनेस एंड इसका करेक्शन। दूसरी बात, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये बाहर निकल गया है, तो ये जो हो गया आपको यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। और यहाँ की बात करें तो ये यहाँ पे बॉटम में ही रह जाता है, मतलब क्या हुआ, ये बॉटम में ही रह गया, मतलब ये इसका करेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन है, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस एंड देयर करेक्शन, ये दोनों इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया हो कैसे इसमें क्या काम करना है। तो आई होप इसका जो आंसर है क्या हो सकता है, तो पहला है दी शॉर्ट साइटेडनेस एंड द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस आई एंड द करेक्शन शॉर्ट, नहीं ये तो गलत हो गया, दी शॉर्ट साइटेडनेस आई एंड द करेक्शन ऑफ शॉर्ट, हाँ ये ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस है और इसका करेक्शन है, ठीक है यहाँ पे, एंड द लॉन्ग साइटेडनेस आई एंड द करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइड, ठीक है। तो ये दोनों का एक मतलब डिजीज है उसका, फिर उसके बाद करेक्शन है, तो ये डिफेक्ट और करेक्शन ये दोनों भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक साथ दोनों देखा, एक में डिफेक्ट है दूसरे में करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा।
तो 15 की अगर बात करें, 15 में क्वेश्चन दे रखा है द स्क्रीन बिहाइंड द आई लेंस कॉल्ड दी डैश। तो जो आई लेंस में स्क्रीन होता है उसको रेटिना कहते हैं, इस पर इमेज बनता है। तो 15 का दैट विल बी सी द आंसर। 16 की बात करें तो कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर व्हिच। तो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया जो है लाइट को क्या करता है, आपको पता होगा, दैट्स रिफ्रैक्ट लाइट है ना। तो ये क्योंकि आर पार लाइट को ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट पर जो है हमेशा रिफ्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना आपको। रिफ्लैक्ट कुछ परसेंटेज कर सकता है, लेकिन 99% इसका रिफ्रैक्शन होता है। तो इमेज ऑन रेटिना रिमेंस फॉर। तो हमारे आँख पे जो इमेज होता है, अगर आँख बंद कर लीजिएगा, ठीक है, देखते देखते, और आँख को अगर बंद कर लीजिए तो कितने सेकंड तक इमेज रह सकता है? तो 1/20 सेकंड तक इमेज रह सकता है हमारे आँख पे, ठीक है, रेटिना पे, मतलब लाइट हटने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे 17 का आंसर दैट विल बी डी हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर जो है दैट इज सी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, आगे हम बात कर लें यहाँ पे 18 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। 18 में यहाँ पे क्वेश्चन है मिडल वेस्कुलर कोट दैट डार्कनेस द आईज चैम्बर एंड प्रिवेंट रिफ्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट। तो सिंपल से देखिए, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, इसमें अगर बात कर ले तो ये ऐसा पार्ट कौन सा होता है जो हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है आई में? तो दैट इज व्हाट कोराइट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मिडिल वेस्कुलर कोट होता है जो डार्कनेस, मतलब क्या है, तो कोट होता है एक डार्कनेस का, ठीक है, आई चैम्बर में, और ये हमको प्रिवेंट करता है रिफ्रैक्शन से, मतलब एब्जॉर्बिंग करके लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्रैक्शन से रोकता है। तो दैट इज कोराइट होता है। आगे बात करें 19 में, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज इज कंट्रोल बाय। तो हमारे आँख में जो लाइट होता है उसको कंट्रोल करने वाले कौन से हमारे आँख में पार्ट्स लगे होते हैं? तो दैट इज आइरिस, है ना, ये कंट्रोल करता है हमारे आँख में लाइट। क्योंकि देखिए आइरिस का जो काम होता है, सॉरी यहाँ पे जो है आइरिस, ओके एक मिनट, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आइरिस जो है, क्लियर, सही है, ठीक है। तो आइरिस जो है यहाँ पे ये कंट्रोल करता है लाइट, क्योंकि ये आँख के पास ऐसे होगा, ठीक है, ये बड़ा छोटा होता है, जैसे लाइट जो है आर पार जो जाता है यहाँ से, ठीक है, तो ये लाइट बड़ा हो जाता है तो लाइट कम हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा जा पाएगा। तो दैट कंट्रोल्ड बाय द, तो ये जो हमारे लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, बात करते हैं 20 में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे A to C 2.21 में A to C दे रखा है, रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द पॉइंट ऑफ फोकस इन केस ऑफ। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ फोकस दे रखा है, इसमें कौन से केस में क्या क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है इन्फिनिटी से आ रहा है रेटिना पे, तो ये क्लियर है कि हमारा जो है ठीक है आइज, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा दे रखा है यहाँ पे B में, ये नज़दीक से जा रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा पार हो गया लाइट, तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब दूर ये ज़्यादा आर पार हो गया, तो लॉन्ग साइटेडनेस की बात करते हैं यहाँ पे। ये शॉर्ट साइटेडनेस है ना यहाँ पे। तो ये हो गया आपको शॉर्ट, ये हो गया आपको लॉन्ग, ठीक है, एंड ये नॉर्मल आइज की बात कर रहा है। तो इनकी बात कर ले तो ये आंसर जो इसमें होने वाला है दैट शुड बी इन द 20 नंबर, दैट इज A, क्योंकि नॉर्मल आइज है ना, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है एंड मायोपिक आइज है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो इन तीनों का ये ऐसे है, ठीक है, बाहर हो गया, बड़ा हो गया तो समझिए लॉन्ग साइटेडनेस है, लंबा हो गया दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, और जब छोटा हो गया तो शॉर्ट साइटेडनेस दैट इज मायोपिया है ना। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। 21 की बात करें, 21 में क्वेश्चन दे रखा है द आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। तो 21 की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है ये सही है, ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा लेंस होता है हमारा आँख में। ये भी पार्ट कन्वेक्स है, ये भी पार्ट कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो कन्वेक्स लेंस को सिंपल, डबल कन्वेक्स को कन्वेक्स ही बोलते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। ये डबल कन्वेक्स क्या हो गया है जी, ठीक है। अगर बात करते हैं 22 में क्वेश्चन दे रखा है, 22 में जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट कि द आई लेंस कंटेन वाटरी लिक्विड कॉल्ड। तो ये आई लेंस में जो लिक्विड होता है दो चीज़ होता है, एक तो एक्वोस्मर होता है, एक विट्रोस्मर होता है। लेकिन आई लेंस के पास जो होता है दैट इज, तो लेंस के पास जो होता है ये होता है एक्वोस्मर, और रेटिना के पास जो होता है दैट इज विट्रोस्मर, ठीक है। 23 में क्वेश्चन है कि लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय द आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय द लेंस। तो आई बॉल जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये टू शॉर्ट, छोटा हो जाता है, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस होता है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं?
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 23 का, दैट इज कन्वर्जेंट। 24 में आंसर दे रखा है, दैट इज estimation occurs when the cornea does not have a truly spherical shape। बात सही है, एस्टिमेशन तब होता है जब कॉर्निया के पास प्रॉब्लम होता है, कॉर्निया अगर ट्रूली स्फेरिकल शेप में नहीं होता। इट डिफेक्ट कैन ये क्यूर बाय यूजिंग द लेंस। तो कौन सा लेंस लगा सकते हैं इसमें, सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से ऐसा होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। एस्टिमेशन का जो क्यूर है सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके 25 की बात करें तो 25 में क्वेश्चन है यहाँ पे, द पावर ऑफ अ लेंस बीइंग +4 डायोप्टर सजेस्ट दैट इट इज़ अ डैश। तो पावर जो है प्लस में है, तो प्लस में रहने का मतलब कौन सा लेंस प्लस में यूज किया जाता है पावर को, ये बात आपको पता होगा कि प्लस में जो होता है कन्वेक्स लेंस का पावर होता है, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब पावर पॉजिटिव। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द कन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ इमेज, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को मूव करा देंगे किधर, लेंस की तरफ, तो क्या होगा यहाँ इसके साइज में। तो पहली बात तो क्या होगा, हाँ इसमें दो चीज़ होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। पहले जो डिक्रीज होगा दूर से नज़दीक यहाँ जाएगा तो इंक्रीज होगा, फिर बाद में क्या होगा, सॉरी पहले डिक्रीज होगा नज़दीक जाएगा तो, ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो ये बनेगा आपको वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा तो वो साइज बड़ा होगा, मैग्नीफाइड। तो पहले क्या होगा, डिक्रीज देन इंक्रीज। रियल के केस में क्या होगा, डिक्रीज, और वर्चुअल केस में इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म बाय दिस शिफ्ट। तो जब एक ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच अ कन्वेक्स लेंस, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आता है, कन्वेक्स लेंस की तरफ आता है इन्फिनिटी से, तो क्या होगा यहाँ पे, इमेज की शिफ्टिंग की बात करें तो इमेज का शिफ्टिंग होगा अवे फ्रॉम द लेंस होगा, ठीक है, मतलब दूर से जब लेंस के पास ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए जब भी दूर से लेंस के पास ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज जो है ये भी दूर जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना आपको। आगे बात है 28 में, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, ये बात पहले से पता आपको। 29 की बात कर ले तो 29 में क्वेश्चन दे रखा है, ओके, द लिक्विड कंटेंट इन बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना स्कोर, तो विट्रोसिमर होता है, आपको पहले से पता है 29 का सी। 30 की बात करें तो 30 में क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट होता है। तो इसमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में देखिए साइन आई अपन साइन आर की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वली चेंज होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें जो आंसर होने वाला है, ठीक है, दैट शुड बी, देखिए एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ दोनों में क्या प्रॉब्लम होगा आपको समझाते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर मान लीजिए रे आ रही है, रे आ रही है, जितना एंगल पे रे आएगी उतना ये एंगल बैंड होगा, ठीक है। जितना आई बढ़ेगा तो यहाँ पे आर भी बढ़ेगा, इस तरीके से। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इसमें लाइट आ रही है ना, तो लाइट का बैंडिंग, अगर मान लीजिए ऐसे लाइट आएगा तो मान लीजिए ऐसे बैंड हुआ, फिर ऐसे लाइट आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा और बैंड होगा। तो जैसे मतलब आई मतलब यहाँ पे बढ़ेगा तो आर भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, सिंपल सी बात है। तो अगर एक बढ़ा है और दूसरा बढ़ा है, उसका ग्राफ कैसा बनता है आपको थोड़ा सा ये क्लियरली हम और समझा दें, अगर ये नहीं आया तो देखिए। मान लेते मेरे पास ये एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो इसमें 2-3 केसेस बनता है लाइट का, तो मान लेते हैं दोनों तीनों केसेस की बात कर लेते हैं हमसे। तो पहला केस की अगर बात कर ले तो ऐसे मान लीजिए लाइट आया होगा, ऐसे लाइट आया यहाँ पे, और ये जो है लाइट मुड़ेगा यहाँ से, ऐसे लाइट आया और ये लाइट ऐसे मुड़ा थोड़ा सा, ठीक है, और ऐसे निकल गया, सीधी बात है, तो ऐसे निकल गया। अब थोड़ा सा और कम हो गया, एंगल को थोड़ा हम कम कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आया थोड़ा सा और ये इधर से मुड़ेगा, निकलेगा, ठीक है, अब लाइट ये, और ये फिर इधर से निकलेगा। मतलब लाइट जैसे ही यहाँ पे कम होता है, ठीक है, ये एंगल, तो अगर बात कर ले यहाँ पे, ये एंगल जैसे ही यहाँ पे कम हुआ, ठीक है, ये एंगल, तो वैसे भी ये भी एंगल कम होने लगता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, इस तरीके से, ठीक, ग्राफ होता है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, तो दैट शुड बी, जो इसका आंसर होना चाहिए डी हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं 31 में क्वेश्चन क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कौन से वैल्यू जो है साइन आई एंड साइन आर में करेक्ट रिलेशन दिखा रहा है। देखिए साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो कांस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्वांटिटी अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो डायरेक्ट वेरिएशन है ये होगा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा इसमें, तो ये वैल्यू ये विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए इसको आप समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ कैसे रहा। इसमें अगर आप जानना चाहेंगे कैसे बढ़ रहा है तो इसका थोड़ा सा हम वेरिएशन रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात कर ले इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पे 5 है, ये भी 5 है ना, ये मान लीजिए 10 है, ये भी 10 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 15। तो देखिए आप एक पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये और ये दोनों बढ़ेगा। कोई भी पॉइंट लेके देखिए तो इसका जो आई एंड आर दोनों इक्वली बढ़ रहा है। तो आई एंड आर दोनों इक्वली बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वेरिएशन है, दैट विल बी द ए इज द आंसर। आगे 32 में क्वेश्चन क्या रखा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉमनली नोन एज रिफ्रैक्शन। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलरेडी ये आपको पता हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू 33 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राफिकल वेरिएशन बिटवीन वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड रिफ्रैक्शन आर। तो अगर आई एंड आर की बात करते हैं दैट इज वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल में क्या क्या वेरिएशन होगा। तो देखिए वेरी स्मॉल में पहला तो ये दे रखा है ना, तो ये भी क्या होगा ऐसा चेंज नहीं होने वाला। मतलब क्या होगा कि वेरी स्मॉल वेरिएशन की अगर बात करें तो डायरेक्टली सिंपल सी बात है, डायरेक्टली वेरिएशन होगा ही होगा। ये इस कंडीशन के अगर आपको रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। चाहे वो ये थोड़ा छोटा हो जाए बड़ा हो जाए एंगल, ठीक है, लेकिन ऐसा ही बनेगा ग्राफ कोई भी। तो आई एन आर में जो देख लेते हैं ये ग्राफ जो है आपको यहाँ पे डी में दिख रहा है ना, तो 33 का जो है डी हो जाए करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 34 में जो क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल वेरिएशन प्रोड्यूसेस स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से कौन से जो ग्राफिकल वेरिएशन है इनमें स्ट्रेट लाइन को शो करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वर्सेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बात सही है, क्योंकि आई जितना बढ़ेगा उतना मतलब क्या होगा कि आई जितना बढ़ेगा उतना इधर आर भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज करेक्ट वेरिएशन, है ना। तो ये तो मेरा ट्रू होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी सही है ना। तो इसकी बात करें, है ना, ओके। तो एंगल ऑफ यहाँ पे ग्राफिकल वेरिएशन जो स्ट्रेट लाइन ही होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट वर्सेज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी बात है, तीनों इसका ऑल ऑफ दिस होगा, डी होगा करेक्ट, ठीक है। तो ये इसका 34 का, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं यहाँ से हम 35 में। 35 में क्वेश्चन दे रखा है, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। यहाँ से अगर स्लोप की बात कर लेना तो ये वैल्यू अपन ये वैल्यू, ठीक है, दैट इज थीटा। तो थीटा जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा साइन आई, है ना, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक साइन आर। तो साइन आई अपन साइन आर क्या होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 20 का आंसर होगा, ठीक है। स्लोप की बात करें तो यहाँ पे वाई अपन एक्स कर लीजिए आप। स्लोप की अगर बात कर ले तो दैट इज ठीक है, स्लोप इक्वल टू होता है चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स, ठीक है। तो चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स कितना हुआ है, ठीक है, दैट इज स्लोप। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है, 0 से साइन आई अपन 0 से साइन आर, तो साइन आई अपन साइन आर का चेंज हुआ है, तो ये आप लिख लीजिए दैट इज स्लोप हो जाएगा। और इसी स्लोप जो होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो 35 का जो आंसर होगा दैट इज बी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, दे 36 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो किस में यूनिट नहीं है, पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ लाइट में मीटर पर सेकेंड होता है, लाइट ईयर ये भी होता है मीटर, है ना, और मैग्नीफिकेशन में यूनिट लेस होता है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एच आई अपन एच ओ दोनों कट जाता है यूनिट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इट सफर। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है ना, ये बात आपको पता है। तो अच्छा ये यहाँ पे आ गया रिफ्रैक्शन। आगे बात करते हैं दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉमनली नॉन एज, बेंडिंग भी होता है ना, तो रिफ्रैक्शन को हम बेंडिंग से कॉमनली जानते हैं। आगे बात करते हैं 39 में। 39 में क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम टू मोर डेंसर मीडियम। तो बैंड्स कहाँ पे बैंड हुआ ये,
ठीक है। तो ये बेंड हो जाएगा आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या मतलब लाइट पास होगा ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली मोर डेंसर मीडियम, ठीक है। तो टुवर्ड द नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो 39 का देखिए यहाँ पे क्या रखा है, जब लाइट आएगा ऑप्टिकली लेस डेंसर मतलब एयर से जा रहा है ग्लास में, मान लेते हैं। तो एयर से अगर ग्लास में जाएगा ना, लाइट जो है यहाँ पे ऐसे आया ऐसे आया, ठीक है। तो लाइट क्या हुआ, बेंड हो गया नॉर्मल का, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा, ठीक है, लेस डेंसर से, है ना। एंड ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम टू अ मोर डेंसर मीडियम, मतलब ये लेस हो गया और ये मोर हो गया। तो कहाँ जाएगा यहाँ पे, टुवर्ड द नॉर्मल। तो दैट इज, या आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इट हैज बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 40 की बात करें तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम। तो जब एक रे ऑफ लाइट होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस में जाएगा, तो ये अवे द नॉर्मल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा अवे द नॉर्मल। तो इसका सी हो जाएगा 40 का आंसर, ठीक है। ये तो बात करते हैं यहाँ पे 41 में क्या दे रखा है, which of the following show the bending of light from rarer into denser। तो रेयर से डेंसर अवे नॉर्मल या टुवर्ड नॉर्मल ये आपको डिसाइड करना है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जब भी क्या होगा रेयर से डेंसर में जाएगा तो यहाँ से टुवर्ड द नॉर्मल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेयर से डेंसर में ये देखिए टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब इसका जो एक्चुअल होना चाहिए, देखिए बता रहे हैं इसमें जो एक्चुअल होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए था ऐसा, लाइट का रे जो है ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सीधा आता सीधे चला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि मुड़ा इधर, तो ये जो लाइट है इधर मुड़ गया, ऐसे हो गया। तो ये जो ऐसे मुड़ा ऐसे, तो दैट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल को बेंड करना क्या कहलाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे दैट इज बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बी, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। ठीक है, एक मिल गया तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, एक ही आंसर में इसमें करेक्ट होने वाला है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेडर। अच्छा, डेंसर से रेडर की अगर बात करें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ये हो गया बी, क्योंकि ऐसे एक्चुअल ऐसे जाना चाहिए लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हो गया, तो दैट इज आंसर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर हम देख लेते 43 में क्वेश्चन क्या कह रखा है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अच्छा लाइट जो है ये लाइट ईयर डिस्टेंस का है, क्योंकि लाइट जो है एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो ये हो गया डिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा 46 में 44 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेयर इज वार्प्ड विद अ ब्लैक पेपर। देखिए आधा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ब्लैक पेपर से लपेट दिया गया, तो कैसा इमेज होगा। देखिए इमेज तो बनेगा ये नीचे वाला पोर्शन से, लेकिन इमेज का जो इंटेंसिटी है, मतलब जितना चमक होना चाहिए इमेज में वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा अगर ऊपर वाला भी पार्ट होता तो ज़्यादा लाइट पास होता, इससे भी तो ज़्यादा चमक होता इमेज में, लेकिन ऊपर वाला तो ढक गया तो ऊपर वाला से लाइट पास ज़्यादा होगा नहीं, तो सो द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो साइज ऑफ द इमेज आर रिड्यूस टू 1/2, नहीं साइड तो चेंज ही नहीं होने वाला, ठीक है, साइज तो वही होने वाला है। द अपर हाफ ऑफ द इमेज विल बी एब्सेंट, ऐसा बात थोड़ी है ऊपर वाला भी गायब हो जाएगा, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत ये भी गलत। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस, हाँ ये बात सही है, मतलब इंटेंसिटी जो है घट जाएगा, ब्राइटनेस है ना ये कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं यहाँ पे 45 में, 45 की बात करें तो a green leaf placed in a dark room, okay, is illuminated by red light, so the leaf will appear be, ठीक है सिंपल सी बात है, लीफ ब्लैक हो, क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता जो है, मतलब वाइट लाइट अगर जाएगा तो लीफ जो है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर इसके पास ग्रीन लाइट होगा ही नहीं, और अच्छा ये को पता है कि लीफ आपको दिखता क्यों है ग्रीन, क्योंकि लीफ जो है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेड लाइट जाएगा तो रेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट कर नहीं पाएगा रेड को, इसलिए ब्लैक दिखेगा। हाँ अगर इसमें ग्रीन लाइट होगा तो ये दिख जाएगा, या फिर वाइट लाइट होगा तो ये दिख जाएगा, क्योंकि वाइट जो है सारे को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे हमको ये दिख जाएगा, दैट इज ग्रीन।
तो मेन रीजन क्या है, इसको ये सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसलिए ग्रीन रेड को बाकी को ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए ब्लैक दिखेगा हमको, है ना। तो 45 का आंसर डी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए डी होना चाहिए, हम कभी कभी आंसर बोलते हैं तो इसका आंसर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो ये हम कंफर्म बता रहे हैं यही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें मतलब होना चाहिए का मतलब ये कोई प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ये आंसर हम टिक मार दे डी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं मतलब होना वही है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब सेंस थोड़ा सा बनता है, ये मतलब आप कुछ और नहीं समझिएगा। तो जो हम बता रहे हैं दैट विल बी द करेक्ट आंसर है। तो 46 की अगर बात कर ले, 46 में क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट लुक रेड व्हेन seen through a piece of red glass. What is the actual color of the object? देखिए इसमें क्या क्वेश्चन का है, एक ऑब्जेक्ट को देखा जाए ना, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लुक्स रेड, एक ऑब्जेक्ट जो है रेड दिख रहा है, क्यों, व्हेन सीन थ्रू अ पीस ऑफ रेड ग्लास, एक रेड ग्लास से जब भी हम देखेंगे ना, तो यहाँ से ये रेड ग्लास है, ध्यान रखना आपको, जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ से तो ऑब्जेक्ट यहाँ से रेड दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट देखने वाला अगर यहाँ से देखे उसको रेड दिखेगा। तो रीजन क्या है इसका, ऐसे व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्चुअल कलर क्या होगा, ठीक है। तो सीधी बात है रेड होगा, है ना, रेड होगा। आप रेड के ग्लास से देखिए या ब्लैक ग्लास से देखिए, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखेगा ना, रेड ही दिखेगा, मेन रीजन ये है। अच्छा एक बात और आपको समझना है क्या, कि अगर मान लीजिए ये आपको कमेंट करके बताइए, अगर ये ग्लास रेड के बदले हम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेड के बदले अगर मान लीजिए ये ब्लैक होता या ब्लू होता, ऑब्जेक्ट ब्लू है, इसको हम रेड ग्लास से देख रहे हैं, ठीक है, तब कैसा दिखेगा हमको इसका कलर, तो ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपका आंसर का रिप्लाई करेंगे क्या आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या करना है, ब्लू ऑब्जेक्ट को रेड ग्लास से देखना है, तो हमें कैसा दिखेगा ये दिखाना आपको, ये क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द डिस्टेंस, है ना, अच्छा, v ऑफ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस, तो डिस्टेंस भी है ना, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है कन्वेक्स लेंस से, है ना, इज मेजर फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन u1 by u and 1 by v, which of the following ग्राफ इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। तो 47 में अप्रोक्सीमेटली कौन से करेक्ट होने वाले आंसर वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक बात तो आपको पता होगा क्या, कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/f = 1/b - 1/u। अगर इसको हम देख लेते हैं यहाँ से, तो 1/f को अगर मान लीजिए हम दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू है c हो गया यहाँ पे, तो 1/b को हम मान लेते हैं दैट इज़ इसको मान लीजिए c, 1/b को अगर मान लीजिए हम y मान लेते हैं और u को मान लेते हैं x, तो ये इधर आएगा तो y = क्या हो गया x + c, x + c का मतलब क्या हुआ कि y = mx + c, ग्राफ इसका मतलब x का जो ये m है, मतलब m की बात करें तो दैट इज स्लोप जो यहाँ पे आएगा 1 आ रहा है, और ये c की वजह से c थोड़ा ऊपर आएगा। तो अगर m देखिए y = सिर्फ x होता, y = सिर्फ अगर x होता तो ग्राफ यहाँ सेंटर से गुजरता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है c, तो ये मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा ऊपर, है ना, तो y में थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखिए आप एक काम कीजिए, अगर कुछ वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो हम इसको बता रहे हैं आपको ऐसे, y ये हो गया आपको y = x + c का वैल्यू मान लीजिए 2 3 कुछ भी रहा है ना, कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए x 1 हुआ, ठीक है, या x 2 हुआ प्लस c बराबर y होगा, y = 2 + c आएगा, है ना। अगर x को 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 + c। अच्छा c को अगर मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं, 5 ही मान लें, y = कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा ना, तो 3 अगर मान लेते हैं c को तो y = 5 आएगा, x2 पे y 5 आ रहा है तो x2 यहाँ पे आएगा, है ना, मान लेते हैं y 5 यहाँ पे आएगा, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा देखिए इस पॉइंट पे मतलब थोड़ा सा बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है। x का जो वैल्यू होगा ना उससे y का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो सिंपल सी बात है ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, इतना ध्यान रखना आपको। कितना ऊपर बनेगा, ये c के बराबर, c क्या है 1/f, है ना, तो यहाँ से 1/f ऊपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर लाइक व्हाट, तो इसका जो है अप्रोक्सीमेट करेक्ट वेरिएशन दिख रहा है आपको, है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी द करेक्ट आंसर होगा। ओके 48 की बात करें तो 48 में क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल द इमेज ऑफ फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस इज वार्प्ड इन द ब्लैक पेपर। तो देखिए सेंट्रल पार्ट को इस पर क्या किया गया है, ठीक है,
पार्ट किया गया। तो देखिए आप पूरा लेंस में किसी भी पोर्शन को आप ब्लैक कीजिए, आपको एक बार बता देते हैं, कहीं भी पोर्शन को चाहे हाफ नीचे ब्लैक कीजिए या हाफ ऊपर ब्लैक कीजिए या फिर सेंटर को ब्लैक कीजिए, हमेशा क्या होगा, इमेज का इंटेंसिटी घट जाएगा, मतलब इमेज का जो भी ब्राइटनेस है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए किस में आ रहा है। तो नो इमेज इज फॉर्म, ये तो गलत हो गया है ना। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी एब्सेंट, ये गलत हो गया। देयर विल बी नो इफेक्ट, ये भी गलत हो गया। अच्छा, डी में दे रखा है द फुल इमेज विल फॉर्म बट विल लेस री ब्राइट। ओके, हमको लग रहा था सारा गलत तो नहीं हो गया था, है ना, एक तरफ से गलत होते जा रहा था, तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा द फुल इमेज फॉर्म होगा लेकिन इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे है 49 में, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो ये साइन आई अपन साइन आर आपको क्या होता है, ये बढ़ाए थे साइन आई अपन साइन आर, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि आपको ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता चुके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता चुके हैं, तो दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 के बाद 50 में क्वेश्चन देखते क्या है। सॉरी एक चीज मिस्टेक हो यहाँ पे, तो देखिए रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए ना, तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है ना, ध्यान रखना आपको, ये गलत हो गया मेरा यहाँ पे। तो साइन आई अपन साइन आर की बात करेंगे ना, तो साइन आई है ना अपन साइन आर जो है ना, ये आर रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्रैक्शन होता ना तब तो ये सिग्नल होता, लेकिन रिफ्लेक्शन में कोई लॉ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना आपको। तो ब्रॉन्स्टाइन एंगल ये कुछ भी ऐसा नहीं है ना, तो दैट इज नॉट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना आपको, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता ना तब ये सिग्नल लॉ ठीक था, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन है तो नॉन ऑफ दी जो है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना आपको आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 में द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें डिफ्रैक्शन बोल ही दिया। ठीक है, इससे पिछले वाला हम नहीं बोला था, ध्यान रखना आपको, इसमें बोल दिया तो अच्छी बात है, तो इसका आंसर सिग्नल लॉ हो जाएगा करेक्टली। ठीक है, आगे अ पेंसिल डिप्ड इनटू वाटर एट एन एंगल अपीयर्स ब्रोकन ड्यू टू लाइट। देखिए जब भी क्या होगा यहाँ पे, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ बैंडिंग दिखता है आपको, है ना, कहीं भी लाइट पानी में जाने के बाद कुछ भी ऐसा बैंड हो गया या थोड़ा ऊपर दिखता है, हाइट उसका पानी में कुछ ऐसा दिख रहा है अजीब चीज़ वाटर के साथ या फिर ऐसे, तो ध्यान रखना आपको कि रिफ्रैक्शन उसको अफेक्ट करता है। 52 का स्विमिंग पूल लुक्स स्लोअर देन इट्स रियल एज। वही बात है, पानी हम क्या बोले, जब भी कुछ ऐसा चेंज दिख जाए, उसका चेंजिंग चाहे ऊपर दिखे या फिर थोड़ा नीचे दिख जाए या फिर कुछ टेढ़ा दिख जाए, है ना, ऐसा जब भी कुछ जाए, इस फिनोमेना हमेशा रिफ्रैक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 52 का जो आंसर होगा दैट विल बी ए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताते हैं। अ स्विमिंग पूल लुक्स लाइक स्लोअर देन इट्स रियली व्हेन सीन बाय पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड नियर इट, इट्स बिकॉज ऑफ द फिनोमेना। तो एक स्विमिंग पूल है ना, ये स्लोअर दिखता है, मतलब कम गहरा दिखता है, कब, जब ये देखा जाता है पर्सन द्वारा वहाँ पर जो खड़ा है। ठीक, कौन सा मतलब फिनोमेना है, दैट इज व्हाट, इट इज अ रिफ्रैक्शन। ओके, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन कन्वेक्स मिरर एट एन एंगल इंसिडेंट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो सिंपल सी बात है कि एंगल इंसिडेंट होगा 30 डिग्री पे, तो जाएगा कितना एंगल से, तो दैट विल बी यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो दैट इज 30। अच्छा, 54 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द मीटर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, where the symbol have the usual meanings, then the length formula is given by, that is 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो होगा। ठीक है, बी का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का। आगे क्वेश्चन 55 में दे रखा है, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड। कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। कौन सा, 55 का जो आंसर है दैट विल बी कन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए कन्वर्ज करता है। अ लेंस इज कॉल्ड थिन लेंसेज इफ इट्स ओवरऑल थिकनेस इज। तो थिकनेस की अगर बात कर ले, थिकनेस बहुत कम होगा तब ये थिन लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो 56 का जो आंसर होने वाला दैट इज ए। ठीक है, इसका थिकनेस बहुत कम होना चाहिए। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेजेस। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस यूज़ किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, तो आपको ये पता चले तो दैट विल बी रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लेंस रिफ्लेक्ट तो करता नहीं है, रिफ्रैक्ट करता है ना, लाइट को बेंड कराता है, तो दैट विल बी रिफ्रैक्शन। आगे क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या रखा है यहाँ पे, देखिए तो अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड द थिनर एट द एज इज कॉल्ड डैश लेंस। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा लेंस जो क्या थिकर है, मिडिल में, बीच में मोटा है ना, और किनारे पतला है ना, तो ये कौन सा लेंस होगा, दैट इज कन्वेक्स लेंस। तो 58 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 59 में क्वेश्चन करते हैं, अ लेंस विच इज थिनर एट मिडिल एंड द थिकर एट एज, ये ऐसा लेंस है
इसको कौन सा लेंस कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं। दैट इज बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड डैश ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, ऑप्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, जो इसका आंसर होगा दैट इज ए ऑप्टिकल एक्सिस होता है। आगे बात करते हैं 61 की बात कर ले तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? द पावर ऑफ अ लेंसेज कांट बी मेजर इन डैश, मीटर में, वॉट में, एचपी में। मतलब पावर ऑफ लेंस किसी में नापा नहीं जा सकता, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होता है डायोप्टर में मेजर किया जाता है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर, मतलब ये पावर आ सकता है इसमें, ठीक है, चलेगा। तो 62 का जो आंसर होगा दैट विल बी सी। पावर ऑफ अ लेंस इज डिनोटेड बाय, तो पावर ऑफ जो लेंस होता है किससे डिनोट किया जाता है यहाँ पे? दैट इज पी, है ना, पी से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो होता है ये डायोप्टर होता है, ध्यान रखना। पी पावर हो गया और यूनिट की बात करें तो ये डायोप्टर हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो 64 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज देन द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू। तो एफ जो है फोकल लेंथ है किसी भी लेंस का, तो इसका जो पावर होगा, तो एफ अगर सेंटीमीटर में है ऊपर 100 करना पड़ेगा तब ये मीटर में आएगा। ये सही है, करेक्ट आंसर ये होगा। 66 का जो क्वेश्चन है, 65 का जो क्वेश्चन है, कह रखा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद लेंस। तो लेंस में कौन सा टर्म नहीं आ रहा है इसकी बात करें तो 65 में दैट विल बी ये एपर्चर तो आता ही है ना, उसके बाद फोकल लेंथ भी आता है, प्रिंसिपल फोकस ये आएगा, एफिशिएंसी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि लेंस का कोई एफिशिएंसी नहीं होता है। आगे बात करते हैं 66 में, तो कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम यू नीड एट लीस्ट हुज पाथ्स आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस आर नॉन वे। तो नॉन और नॉन क्या कहलाता है? देखो सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम, ऐसे एक रे डायग्राम बनाने हैं, आपको क्या ऐसा जरूरत पड़ता है? यू नीड एट लीस्ट हुज पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस आर नॉन। तो सिंपल सी बात है, इसमें 66 का जो आंसर होगा दैट इज 2 रेज कम से कम चाहिए हमें। कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए, ताकि हम उसका इमेजेस बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 2 पाथ चाहिए इसका आपको बनाने के लिए कम से कम। वैसे तो इन्फिनिटी होता है, और एक एक्चुअल में अगर इमेज की बात करें तो इन्फिनिटी रेज बन के बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी रेज मिल के बनता है एक ऑब्जेक्ट का इमेजेस। अच्छा, कह रखा वहाँ पे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास होता है देखिएगा बिना डेविएट किए चला जाता है, कहीं भी मुड़ता नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसमें तो कोई है ही नहीं, ये हो जाएगा, कहीं नहीं मुड़ा है, डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 67। 68 की अगर बात कर लें तो इसमें अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस पासेज थ्रू इट्स। तो एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब ये कन्वेक्स लेंस से पास हुआ तो कहाँ जाएगा? फोकस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 68 का बी हो जाएगा। 69 की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फोकल लेंथ कैन बी एक्सप्रेस इन। तो फोकल लेंथ को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ये मीटर, फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ की बात करें तो मीटर में आ सकता है ना, फोकल लेंथ मीटर में आ सकता है, ठीक है, ओके। तो 69 का जो आंसर ए हो जाएगा। आगे कह रखा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन पैरेलल आएगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन लगेगा फोकस से आ रहा है, तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 70 का जो आंसर बी होगा। 71 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज इज ऑब्टेन यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रखा है कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा सेम साइज का, तो आपको पता है 2f पे मतलब सी पे रखेंगे तो सी पे मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये हो गया सी, क्योंकि 2f इक्वल टू सी होता है, आपको पता होगा। आगे अगर बात कर ले यहाँ पे तो अ कनकेव लेंस ऑलवेज गिव्स, कनकेव लेंस कैसा इमेज देगा? हमेशा वर्चुअल देगा, ठीक है, डायमिश देगा, इरेक्ट देगा, ऑल ऑफ दिस, तो हमेशा यही देगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रखा है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर क्या होगा? 1 ही होना चाहिए, है ना, 1 डायोप्टर। तो 73 का आंसर ये हो जाएगा। 74 में क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 0.-4 मीटर। तो लेंस इज, देखिए जब भी आपको क्या रखा है
कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने का सीधे बात होता है कि कनकेव लेंस होता है, ठीक है यहाँ पे। तो 74 का जो आंसर होगा दैट इज बी। आगे बात करते हैं 75 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर ऑफ इट्स डिग्री ऑफ। तो पावर जो होता है क्या कहलाता है, ठीक है, दैट इज पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये कहलाता है। कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का क्षमता है किसी भी लेंस को, इसका पावर ही बताता है। 76 की बात करें तो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0.1 मीटर, देन द लेंस मस्ट बी। फोकल लेंथ 0.1 मीटर प्लस में दे रखा है, तो प्लस की अगर बात करें तो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो 76 का आंसर ए होगा। द पावर ऑफ ए लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1 ऊपर में 100 आएगा, दैट इज 100 आफ्टर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 77 का। 78 की बात करें तो अ कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच डैश इज यूज्ड। तो अच्छा, कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है ये आपको बताना है। तो कैमरा की अगर बात कर ले तो दैट इज कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 79 में द inability of a lens to bring all the rays coming from point object to focus at one single point is called। अच्छा, ये कौन सा कहलाता है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज स्फेरिकल, ये एब्रिएशंस कहलाता है। तो ऐसे मतलब क्या हुआ कि सारे एक ही पॉइंट, सारे रे जो पैरेलल आ रहा है उसको एक ही पॉइंट पे फोकस कर लेगा, तो उसको स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है ये। 80 में दे रखा है यहाँ पे द स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रोटेटिंग द एपर्चर ऑफ द लेंस यूजिंग स्पेशली मेड मैग्नेटिक लेंस, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मेड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 80 का जो आंसर होगा दैट शुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्फेरिकल लेंसेज है उसका जो मतलब स्फेरिकल एब्रेशन को हम ठीक कर सकते हैं, उसका एपर्चर को चेंज करेंगे तो सीधी बात है लेंस का जो पावर होगा या फोकल लेंथ चेंज होगा। स्फेरिकल ये स्पेशली मेड मिनीशियस लेंस, तो ये ऐसे कुछ ऐसे लेंसेज है, ठीक है, जिसको स्पेशली बनाया जाए तो इस तरीके से डिजाइन करके कम कुछ किया जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन लेंसेज, अगर एक लेंस कनकेव और दूसरा कन्वेक्स है या बगल में कोई और लगा दे लेंसेज तो उसका भी क्या होगा, स्फेरिकल एब्रेशन चेंज हो सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आवर आइज मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डैश। तो हमारा जो आँख होता है ये कौन से प्रॉपर्टी की बात करें तो कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी यूज करता है। तो 81 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 82 की बात कर ले तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द व्हाट। तो सीधी बात है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, कॉर्निया में तो होता है, क्योंकि आगे में तो वही रखा है ना, फ्रंट पार्ट तो वही आई का, तो सारे काम जो है रिफ्रैक्शन का मोस्टली यही करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 83 में द सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर ऑफ डैश इज डैश, डैश इज कॉल्ड डैश। तो सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर जो होता है दैट इज आइरिस एंड पुपिल, ये दोनों होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आई लेंस के सेंटर में होता है। व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, तो जब लाइट बहुत ज़्यादा हो तो ध्यान रखना आपको आइरिस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, पीपुल जो है मतलब छोटा हो जाता है इस तरीके से। तो 84 का जो आंसर होगा दैट इज बी, है ना। आइरिस जो क्या होगा, द आइरिस मैक्स द पुपिल कंट्रैक्ट, आइरिस जो है छोटा कर देगा पुपिल को, मतलब होल को, अंदर का होल छोटा हो जाएगा, इससे लाइट कम जा पाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट अगर आँख से चला जाएगा तो ये हमारे लेंस को, ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, इस वजह से। आगे दे रखा है द आई लेंस डैश लाइट रेज टू फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डैमेज्ड इमेज ऑन द डैश। तो आई लेंस की बात करें तो आई लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना, कहाँ पे, रेटिना पे। तो ये अगर बात करें कन्वर्ज और रेटिना की बात कहीं मिल जाए तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई लेंस हमारा कन्वर्ज करेगा पहली बात, उसके बाद कहाँ करेगा, रेटिना पे करेगा। आगे 86 में दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रखा है, द सरफेस ऑफ रेटिना हैज अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव। ओके, तो हमारे जो रेटिना होते हैं, ठीक है, मतलब रेटिना होते हैं, इस पर 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव क्या लगे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे रोड एंड कोन सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। रोड सेल होता है, ठीक है, और कोन सेल्स, रोड सेल रोड शेप का होता है, कोन शेप का होता है। कोन सेल कलर दिखाता है हमें, है ना, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रोड सेल जो है हमें डीम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीम लाइट में थोड़ा बहुत चीज़ों को दिखा पाता है। आवर आई लेंसेज, हमारे जो आँख की लेंस होती है कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान रखना आपको। तो 87 का आंसर ये हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है द कैमरा लेंसेज आर मार्क विथ। तो कैमरा लेंसेज की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है एफ नंबर है ना, ये होता है कैमरा लेंसेज पे एफ नंबर होता है मार्क, जिससे क्या होता है पता चलता है कि इसका कैमरा कैपेसिटी कैसा है, कि कितने टाइम्स मतलब इमेजेस को मतलब जूम कर सकते हैं, कैसे भी बना सकता है ये। अच्छा एफ नंबर क्या होता है ये हमें कमेंट करके बताइए। तो किसी भी कैमरा का एफ नंबर क्या होता है ये आपके लिए छोड़ दिए। देखिए अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो ये आपको इंटरनेट पर सर्च करके आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी चीज़ याद हुआ है ना तो वो चीज़ बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो दी आई लेंसेज इज हेल्ड इन पोजिशन बाई डैश। तो आई लेंस को उस पोजिशन में हेल्ड करने के लिए, रखने के लिए कौन काम करता है, सिलरी मसल्स काम करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो 89 का आंसर क्या होगा सी। 90 की बात करें तो 90 में क्वेश्चन है यहाँ पे ओके द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल आइज। तो रेंज ऑफ विजन क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। तो 90 का जो हो दैट इज डी आंसर होगा, ठीक है। 91 की अगर बात कर ले तो दी फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज व्हाट। तो 91 में जो हो फार पॉइंट क्या हुआ इन्फिनिटी होता है, कितना दूर तक देखना चाहिए हमें, इन्फिनिटी तक एक्चुअली देखना चाहिए हमारी नॉर्मल आइज को। 92 में बात करें क्वेश्चन तो द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आइज इज 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट जो है हमें कम से कम कितना दिया जाना चाहिए 25 सेंटीमीटर देखना चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए नियर पॉइंट की अगर बात करें वो 25 पे भी दिखा या 25 से कम भी किसी को दिख सकता है, लेकिन जब एक एवरेज एज की बात कर रहे हैं तो एवरेज एज में कम से कम 25 हमें दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये बात कहा गया है। आगे बात करते हैं 93 में क्वेश्चन क्या है द टाइम ऑफ एक्सपोजर इन द कैमरा इज कंट्रोल्ड बाय। तो एक्सपोजर जो होता है, ठीक है, इसमें कैमरा में एक शटर टाइप से लगा होता है, वो कंट्रोल कौन करता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो एक शटर लगा होता है वो शटर इसका कैमरा के क्या कहते हैं एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। द आई लेंस इज कंसिस्ट ऑफ आई लेंस एंड द स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। तो इसका स्क्रीन कौन होता है, रेटिना ही तो होता है, ओके। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 95 में तो क्या है a combination of lenses made of different types of glass which do not produce a spherical aberration are called। तो इसमें कह रखा है यहाँ पे कि ये कम्बिनेशन अगर लेंसेज की बताते हैं ना तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास से मिलके बनेगा जिसके पास प्रोड्यूस जो होता है जो प्रोड्यूस नहीं करता है स्फेरिकल एबरेशन, उसको क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएगा वो, दैट विल बी 95 का जो आंसर होगा ये, ठीक है, एनास्टिग्मेट लेंसेज कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये ये कहते हैं सॉरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये होगा एनास्टिग्मेंट। तो एनास्टिग्मेंट लेंसेज होता है, ये क्या होता है इसके बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो बताना, आप हम इसको कमेंट में क्लियर बता देंगे क्या होता है ये लेंसेज, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना आपको 2-3 लेंसेज का, ठीक है, ये ऐसा लेंसेज है और कुछ ऐसा लेंसेज, इन दोनों का सबका अलग अलग लेंसेज का कॉम्बिनेशन अगर कर दें हम तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसे लेंसेज बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास से बन जाएगा तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा स्फेरिकल एब्रेवेशन, ये स्फेरिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेट लेंसेज, ध्यान रखना आपको। मतलब 96 में क्वेश्चन है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ शार्प एंड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोकसिंग, है ना, ठीक कहलाता है, फोकस करना कहलाता है, फोकस अगर कीजिएगा तो शार्प इमेज मिलेगा। 97 की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू डैश ऑफ आइज। तो हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो ये क्या होता है लॉग कन्वर्जिंग पावर हो जाता है इसका, ठीक है, मतलब लेंस का जो ये कन्वर्जिंग पावर जो होता है आई का ये है ना, ये कुछ यहाँ जाकर कन्वर्ज होगा बाहर में यहाँ पे, तो फोकस हो गया बड़ा, फोकस जब भी बड़ा होगा तो एफ बढ़ेगा तो पी घटेगा, तो पावर घट जाता है। आगे बात करें लॉन्ग साइटेडनेस इज टू हाइपरमेट्रोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस इज टू। तो लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया है तो शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया होगा, ठीक है, 98 की बात कर रखा है तो ये सिंपल बात है। आगे ओके आगे बात करते हैं यहाँ पे 99 में क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज इज यूज टू मिनिमाइज द हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया हटाने के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना है, कन्वेक्स, कनकेव, है ना, सिलेंड्रिकल और नॉन ऑफ दीज। तो ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है।
ठीक है। तो अच्छा देखिए इसमें यहाँ पे ओके आगे इसमें दे रखा है 100 में, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज इज यूज टू मिनिमाइज माइपिया। तो माइपिया में कौन सा होगा, ठीक है, ये कनकेव होता है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं एक में कन्वेक्स तो एक में कनकेव होगा, है ना, इस तरीके से। तो 100 का जो आंसर होगा दैट विल बी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 100-01 में द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स। तो अगर मान लीजिए ह्यूमन आइज होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, रेटिना पे फॉर्म करेगा। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू द फोकस द इमेज ऑफ वेराइंग डिस्टेंस इज डन बाय एक्शन ऑफ द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का ही ऐसा कुछ होता है कि लेंस का थिकनेस चेंज करता है तो हमें दूर और नज़दीक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, तो दैट इज सिलेरी मसल्स। 103 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे फिगर 2.33 शोज द आई सफरिंग फ्रॉम डैश। तो किससे, देखिए लाइट बाहर आ गया, बाहर आना मतलब हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी देखना लाइट बाहर आ जाता है ना, तो बड़ा हो गया लाइट, बड़ा में हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, छोटा रहता तो मायोपिया। तो ये लाइट यहीं रह जाता तो छोटा रह गया, तो छोटा हो गया तो मायोपिया, है ना, और बड़ा हो गया तो हाइपरमेट्रोपिया। कि हाइपरमेट्रोपिया का नाम बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, देख लीजिए आप ऐसे तो याद रख सकते हैं, जब बड़ा हो गया और छोटा होता तो मायोपिया, इस तरीके से। तो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी हाइपरमेट्रोपिया, तो दैट इज ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिगर इसमें दे रखा है सो द आई सफरिंग फ्रॉम, तो ये छोटा हो गया तो छोटा नाम मायोपिया का होता है, तो दैट इज मायोपिया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 104 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 105 में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एफ एंड टू एफ। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ एंड टू एफ के बीच में रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस के बीच में एफ एंड टू एफ की बात करें तो इमेज फॉर्म इज, तो कहाँ बनेगा वो, टू एफ के बाहर बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो B1 टू एफ 105 की बात करें तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी सब बात सही है, मैग्नीफाइड ये भी बात सही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, सारे केसेस सही है। इसमें जो क्वेश्चन है ये दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एट इट्स प्रिंसिपल फोकस एज शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में कह रखा है प्रिंसिपल फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज कैसा होगा। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आपको पता है इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है, ये बात आपको पता है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा जिसमें बन जाएगा दैट विल बी द फॉर्मेशन इमेज लाइक दिस। तो इसका जो आंसर है ये पहला नंबर ही दिख रहा करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बाकी तो ऐसा है नहीं कुछ, इसमें सारे डायग्राम ही गलत है बाकी का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ए, ठीक है। ओके आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका क्लियर हो जाएगा, आप क्लियरली देख पाएंगे इसे इमेज कैसे बन रहा है। द पावर ऑफ अ लेंस इज -2d, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो पावर की बात करें, पावर क्या था 1/f होता है यहाँ पे, 1/f मतलब 1/2। माइनस की बात करें तो ये 0.5 होगा, 0.5 मीटर में आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो भी माइनस में ही आएगा, तो 50 सेंटीमीटर माइनस में एक करेक्ट हुआ आंसर इसका 107 का, ठीक है। आगे बात करते हैं 108 में क्वेश्चन दे रखा है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज। तो हम देखिए जब भी मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस का पॉजिटिव होता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 108 का, अच्छा एक मिनट, और द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव क्या रखा, ओके सॉरी मिस हो गया यहाँ से, ध्यान रखना आपको क्या होगा, देखिए एम जब भी पॉजिटिव होगा ना, ध्यान रखना आपको वर्चुअल बनेगा, एम पॉजिटिव वर्चुअल, और एम नेगेटिव मतलब रियल, नेगेटिव मतलब रियल हुआ, ठीक है। तो एम पॉजिटिव है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एम की बात क्या रखा है, चाहे वो देखिए लेंस हो या मिरर हो कहीं भी आप, एम पॉजिटिव मिलेगा दैट इज वर्चुअल, एम नेगेटिव होगा दैट इज रियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, तो दैट विल बी आंसर जो है सही है, ए नंबर होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके आगे 108 के बाद 109 की बात करें तो क्या होता है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू द इमेजेस, तो सीधी बात है नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो 109 का सी हो जाएगा इसका आंसर। 110 की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस बिटवीन एफ एंड 2f शोन इन द फिगर। एफ एंड 2f के बीच जब भी होता है तो वो आपको पता होगा कि यहाँ इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी लाइक हियर। तो इसका एक रे डायग्राम तो हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से एक रे जाएगा, ठीक है,
और ये लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, डॉट 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 करके यहाँ से जाना है, इसको मिला देते हैं यहाँ से। दूसरा सी से एक रे जाएगा, यहाँ से ओ से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एंड एफ के बीच एक इमेज बन रहा है, दैट इज इमेज हियर। तो 10 में हम कह सकते हैं द इमेज विल फॉर्म है बिटवीन ओ एंड एफ। तो ये ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। यहाँ से 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से आप बता सकते हैं कौन सा इसमें होने वाला आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए इज द करेक्ट होगा, क्योंकि हम ऐसे ही बना चुके अभी डायरेक्ट, तो ये आंसर होगा। आगे 10111 में क्या क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक है। तो दे रखा द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आइज रिटेन्स इमेज अप टू व्हाट। तो जो देखिए रेटिना पे इमेज होता है ना, अगर मान लीजिए आप आंख बंद कर ले कोई ऑब्जेक्ट को देख के, तो रेटिना पे जो उसका इमेज का प्रभाव रहता है, ठीक है, तो वो कितना देर तक रहता है, तो वो 1/20 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। 1/20 सेकेंड ये होता है, ठीक है। तो 1/20 सेकेंड तक ये रहेगा हमारे रेटिना पे कुछ इंप्रेशन दे के, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 1012 में क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आइज। तो इमेज जो बनता है किसी भी ह्यूमन आइज की, ठीक है, रेटिना पे, तो क्या होता है यहाँ पे टेम्पोरली होता है, परमानेंट होता है, ब्लड होता है, नन ऑफ दिस। तो ये 112 की बात करें तो ये टेम्पोरली होता है, जब तक आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तब तक इमेज बनेगा, अदरवाइज फिक्स नहीं है। आगे 1013 की बात करते 113 की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन इज कॉल्ड। तो क्या आपको जो ऐसे मतलब प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटिन्यूटी कर सकते हैं विजन को, दैट इज ये हो गया आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये कहलाता है। मतलब कैसे हम देख पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 1/20 सेकेंड की बात करते हैं, तो 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए 20 से 30 इमेजेस जो है हमारे आँख के सामने चलने लगे, दैट बिकम्स वीडियोस, है ना, वो वीडियोस बन जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, है ना। तो इमेजेस अगर चल रहे हैं नॉर्मली हैं तो वो एक एक साथ चलेगा, तो वो दैट इज इमेजेस। लेकिन अगर उसका स्पीड हो गया 20 पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में 20 आ रहा है या 30 आ रहा है, 20 से 30 से ज़्यादा आने लगा, तो दैट विल बिकम्स लाइक अ वीडियोस, ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट 14 की बात करें तो दैट इज व्हेन द मसल्स इज रिलैक्स द आईज लेंस इज टैच एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो हम जब भी बात करें हमारा जो रिलैक्स होता है, ठीक है, मसल्स, आई मसल्स, तो हमारे आँख की बात करें तो वो जो लेंस थिन होता है। जब हम नज़दीकी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दैट बिकम्स हमारा जो आई लेंस दैट इज थिक हो जाता है, और अगर दूर की वस्तु को मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारा आई लेंस थिन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वाइल लुकिंग एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट द मसल्स डैश टू आइज सो दैट एज डैश इट्स फोकल लेंथ। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो हम मान लीजिए नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारा आई मसल्स जो होगा, ठीक, वो क्या करेगा, हमारे आइज को कंप्रेस कर देगा, ठीक है, जिससे कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि लेंस मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ से ये सिलेरी मसल है, ये हमारे लेंस को कंप्रेस कर देगा, है ना, कंप्रेस करेगा तो हमारा जो आई लेंस होगा वो थिक हो जाएगा, ठीक होगा तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इस तरीके से हमारा जो फोकल लेंथ घट जाएगा तो पावर जो है ये बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं यहाँ से। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 116 की बात करें तो द process by which the eye changes its focal length of the eye lens so as to always obtain images on retina is called। मतलब क्या होगा कि ऐसा चीज़, ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होगा कि हमारा जो आई लेंस होता है हमेशा जो इमेज को फोकस करता है रेटिना पे, है ना, अपने फोकस को चेंज करके, क्या कहलाता है, एकोमोडेशंस, ठीक है, डिस्पर्सिंग एंड स्कैटरिंग, और यहाँ पे आ गया ये सब जो मतलब जो भी चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट नॉट विल बी scattering, total internal reflection, dispersion, these are related to lights, but it will be a combination। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट का इमेजेस हमारे रेटिना पे आ जाएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर 117 की बात करते हैं यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन आइज टू कंटिन्यू टू सी द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर इट्स रिमूवल इज कॉल्ड। तो मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, हमारा मान लीजिए क्या होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हटा भी दे तो हम बताते हैं 1/20 सेकेंड तक हमारा जो रेटिना पे इमेजेस का इंप्रेशन होता है वो रहता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी परसिस्टेंस ऑफ विजन, दैट इज बी, ये आंसर होगा। आगे 118 की बात करते हैं तो द रेटिना इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, तो सॉरी द रेटिना इज अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब रेटिना इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, रेटिना जो होता है हमारे कितने डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द आई लेंस, मतलब आई लेंस से रेटिना का डिस्टेंस क्या होता है, ये आई लेंस है हमारा, ठीक है, मान लीजिए, और ये रेटिना है जहाँ पे इमेज बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज अप्रॉक्स अगर बात करें तो ये हमारा जो है 2 सेंटीमीटर होता है, 2.5
3 के अप्रोक्स होता है। मतलब हर आदमी का आइज लेंस का जो साइज होता है अलग अलग होता है थोड़ा सा, तो वो अप्रोक्स टू एवरेज होता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी द फोकल लेंथ ऑफ एन आइज एट द लेंस एंड द रेटिना इज अबाउट। तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए जो होता है, सिंपल सा बात है कि फोकल लेंथ जो होगा हमारा आई का, ठीक है, और लेंस का, तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगा। तो 119 का जो है दैट इज सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर जो है हमारा आई लेंस से रेटिना का डिस्टेंस होता है। तो जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हर बार जो है ये इमेजेस को कहाँ पे, रेटिना पे ही फॉलो मतलब गिराता है। तो अच्छा 120 की बात करें तो 120 में क्या दे रखा है यहाँ पे, इन द केस ऑफ ओल्डर पीपल द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट। तो अगर बात करते हैं ओल्डर पीपल की है ना, जो बूढ़े आदमी है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, तो दैट इज व्हाट यू नो अबाउट इट, ये 2 मीटर होता है, ठीक, ओल्डर पीपल में, क्योंकि वो 2 मीटर तक एक्चुअली देख पाता है क्लियरली, उसके मतलब नीचे जो है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब सबसे जो डिस्टेंट विजन मतलब दूर की वस्तु को देखने का जो क्षमता होता है दैट इज 2 मीटर होता है, ठीक है, ओल्डर पीपल की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो द एयर मोलिक्यूल्स स्कैटर द ब्लू कलर मोर दैन एनी अदर कलर हैंस द स्काई अपीयर्स। तो सीधी बात है कि ब्लू कलर स्कैटर होता जा रहा है तो स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, इस वजह से जो है स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर मोलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, मतलब फैलाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी सी व्हाट वी सी स्काई एज ए ब्लू। तो आगे है 122 में क्वेश्चन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ व्हाट वेवलेंथ, है ना। तो जो क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं, दैट इज लैम्डा। तो 122 का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा ये होता है स्कैटरिंग इक्वल टू 1/λ पावर 4, है ना, ये होता है। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, दैट इज व्हाट, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा मतलब जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम स्कैटरिंग, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपन। तो वैक्यूम में बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा, तो दैट इज वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 124 की बात, which of these interval in a glass with the minimum velocity। तो इनमें की बात करते हैं ये, ठीक है, which of these travels the glass with the minimum velocity। तो इसमें से पूछा गया कौन सी लाइट जो है ग्लास में मिनिमम स्पीड से चलेगा। तो मिनिमम स्पीड की बात करें तो सबसे जो लैम्डा की बात करें सबसे वेवलेंथ कम किसका होता है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर बात करें तो ये वायलेट है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि VIBGY होता है R। तो इस तरीके से रेड का सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, ऑरेंज का, फिर येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो, वायलेट। तो वायलेट सबसे कम होता है, तो वायलेट का सबसे कम होगा तो स्पीड भी सबसे कम होता है ना। आगे बात करते हैं स्नेल्स लॉ फेल्स व्हेन एंगल इंसिडेंट इज। अच्छा स्नेल्स लॉ तब मतलब क्या कहते हैं फेल हो जाता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, ठीक है। तो अगर आप बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की 0 डिग्री की बात करें तो, क्योंकि साइन आई अपन साइन आर कितना होगा 0 होगा, तो साइन 0 की बात कर लेते हैं तो साइन 0 क्या होता है 0/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी इट्स नॉट अ इन्फिनिटी कांट बी द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ये बात होता है। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 126 दैट इज गिवन टू अस, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट्स ऑफ आई रिड्यूस टू अमाउंट ऑफ द लाइट रीचिंग टू द रेटिना। तो इसमें से ऐसे कौन से डिफेक्ट होते हैं जो हमारे आंखों को रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होने में, ठीक, रेटिना के अंदर में। तो दैट इज व्हाट 126 की अगर बात कर ले तो दैट विल बी सी कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है हमारा जो आई का मतलब लेंस होता है ये ब्लर हो जाता है। ब्लर होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे जो लाइट जाएगा वो क्लियरली पूरा नहीं जा पाता रेटिना पे, इमेज क्लियरली नहीं बन पाता है। तो 127 की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 127 में क्या रखा है, द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो ह्यूमन आइज की बात करें तो इमेजेस कहाँ बनाता है, दैट इज ऑन रेटिना, है ना। तो आंसर क्या होगा डी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 27 का जो आंसर होगा यहाँ पे दैट इज 127 का जो आंसर होगा दैट विल बी डी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं 128 की बात करें तो यहाँ पे द चेंज ऑफ फोकल लेंथ of an eyes to the focus to image of an object at a varying distance is done by the action of dash। तो बात करते हैं यहाँ पे कि चेंज ऑफ फोकल लेंथ जो होता है, ठीक है, किसी भी आई लेंस का, और ये फोकस करता है अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारे डिस्टेंस पे जो आई पे बनाता है। तो ये कौन से मतलब जो हमारे आँख में होता है काम करता है। तो देखिए जब भी हमारे आँख में ये ऐसा काम होता है, ठीक है,
तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। हमारा आँख का जो फोकस को चेंज करने वाला काम होता है सिलुलरी मसल्स, यही पकड़ के रखता है लेंस को, और लेंस को पकड़ के रखने के बाद क्या होता है कि लेंस का थिकनेस को चेंज करता ही है, जिससे क्या होता है हमारे लेंस का फोकस चेंज होता है। 129 की अगर बात करें तो द कलर ऑफ लाइट विच इज deviated the least by the prism in the spectrum of white light। तो सबसे पूछा गया ऐसा कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है। तो आपको पता होगा सबसे कम डेविएट की अगर बात करें तो लिस्ट डेविएशन में कौन सा होता है, ठीक है, तो लिस्ट डेविएशन में रेड होता है, ठीक है, रेड सबसे ऊपर होता है, इसलिए रेड सबसे कम डेविएट करता है, ठीक है, और नीचे में सबसे वायलेट होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 129 नंबर का क्वेश्चन जो होगा इसका है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज गिवन टू अस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इस तरीके से। रेड तो नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पता होगा कि VIBGYOR है ना, YOR, तो यहाँ पे येलो हो गया, फिर ग्रीन का होगा, फिर ब्लू का होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा येलो का, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो यही इसे दे रखा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे 131 में, कंटैक्ट लेंसेज आर यूजुअली मेड ऑफ। तो कंटैक्ट लेंस किससे बनता है, ये सिंपल से बात है, कंटैक्ट लेंस जो बनता है ये प्लास्टिक से बनता है ना, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से बना डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो यूजुअली हमारे आँख के अंदर जो मतलब इमेज को दिखाना होता है वो इस तरीके से फोकस कर पाए कि हमारा डिफेक्ट जो होता है इसका वो क्लियरली गायब हो सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए जब तक लेंस रहता है। आगे बात करें तो 132 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेजेस विल बी। तो यहाँ पे कैंडल का फ्लेम जो 3 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है, और यहाँ पे कितना दूरी पे है, यहाँ रखा हो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस समझते हैं ना, कनकेव लेंस है ना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जिसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें इसमें नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या क्या हमें गिवन है वो हम इसको पहले एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी हियर, हमें जो सबसे पहले दे रखा हाइट है ना, हाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हाइट इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, हमें जो हाइट है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर है ना, तो h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 10 सेंटीमीटर ये रखा गया है, तो u हो गया 10 सेंटीमीटर ना माइनस का, क्योंकि देखिए डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा, ठीक है, कितना होगा फोकल लेंथ, दैट विल बी इन 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट विल बी लाइक व्हाट, यहाँ से अगर हम सॉल्व कर ले तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u है ना, 1/f की अगर बात करें तो दैट इज़ व्हाट 1/15 माइनस में है ना, ये हो गया। 1/b की बात करें तो दैट इज़ 1/b माइनस 1/u है ना, तो माइनस का 1/10 आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले पहले तो हाइट को ऑब्जेक्ट ध्यान रखना ये है ना, तो माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/b प्लस का 1/10 है ना, ये 10 इधर आएगा तो दैट इज माइनस का 1/15 है ना, और माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1/10, क्योंकि 1/10 तो प्लस में जाएगा माइनस में, इक्वल टू 1/b। अगर हम b की बात कर ले तो इसका एलसीएम होगा 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक है, -2 -3 इक्वल टू 1/b। इसको अगर सॉल्व कर ले तो -5/30 दैट इज व्हाट -5/30 इक्वल टू 1/b, ये कट के 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू आ गया आपको माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो b 6 आ गया। अब पूछा गया यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए होता है मैग्नीफिकेशन HI/HO इक्वल टू b/u है ना। तो यहाँ से अगर बात करें HI कितना यहाँ पे दे रखा तो पता नहीं, HO लेकिन यहाँ पे दे रखा था दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया HO3। b की बात करें तो b हो गया माइनस का 6 अपन u हो गया माइनस का 10 है ना, u माइनस का कितना का 10 था, ठीक है, तो u हो गया माइनस का 10, तो ये कट जाएगा दैट इज व्हाट 6 3 18, तो HI इक्वल टू कितना हो गया 18/10, तो दैट्स लीड टू 1.8 है ना, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज होगा दैट इज कितना हो गया 1.8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, जस्ट लाइक इसको सॉल्व करना था, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, तो हमें सॉल्व करने के बाद HI इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ये इज द करेक्ट आंसर, 132 का आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं 133 में क्या क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सा फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज गिवन टू अस इज ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये रिफ्रैक्ट करता है ज़्यादातर, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कोई ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसर होगा या ऑप्टिकल रेयर होगा तो लाइट ज़्यादा या कम बैंड करेगा इस तरीके से, ठीक है। आगे 134 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। देखिए जब भी एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इक्वल टू एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है देखिए बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर बात कर ले यहाँ पे ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कितना होगा। अच्छा क्रिटिकल एंगल कब होता है, अगर बात करें यहाँ पे कि ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो जब लाइट आ रहा है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, इस तरीके से, तो रिफ्लेक्ट जो है ये बाउंड्री से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिलेगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल थोड़ा समझते हैं, ये होता है क्या क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास स्लैब रखा हुआ, ठीक है। तो ग्लास स्लैब की अगर बात कर ले तो ये ग्लास स्लैब में, ठीक है, जैसे रे जाएगा तो वैसे इमेज का भी अलग अलग चेंजेस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें से कुछ एंगल है, तो मतलब कुछ एंगल पे लाइट गया यहाँ से, ये डेंसर है, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो आपको पता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ऐसे रे जाएगा, ठीक है। तो ये रे गया पहला कंडीशन। अब मान लेते हैं यहीं पे अगर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्या कि अगर मान लीजिए रे जो जा रहा है यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एंगल को, ये θ1 था और ये θ2 कर लेते हैं यहाँ पे ना, तो दैट इज θ2। तो ये जो होगा ये रे थोड़ा और मुड़ेगा, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया। थोड़ा सा θ2 को और बढ़ा दें हम यहाँ पे, तो अब एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टेड क्या है कि जैसे मान लीजिए θ3 हो गया, तो अब ये जो रे निकलेगा ऐसे बाउंड्री से पास होकर निकलेगा। अब जब ये बाउंड्री से पास होकर निकलता है ना तो ये 90 बनता है, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो θ3 जो कहलाएगा दैट विल बी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल बनेगा तो इसमें एक क्लियर चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब रिफ्लेक्शन जो होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होगा 90 डिग्री पे होगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन होता है जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है, तभी होगा। तो आगे अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा लाइट ज़्यादा होगा एंगल, तो एंगल इसमें रिटर्न हो जाएगा, दैट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है यहाँ पे, तो समझते हैं हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे। दैट इज 135 में, तो 135 में क्वेश्चन दे रखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ऐसे कलर लाइट होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है सिर्फ एक ही कलर होता है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट है। बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एज ए रिजल्ट। तो देखिए डेंसर से जब भी रेयर में जाएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब एक बात और, दूसरी बात क्या होगी, इसका वेलोसिटी में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डेंसर में वेलोसिटी कम होता है और रेयर में ज़्यादा होता है। तो डेंसर से रेयर जब भी जाएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और रेयर से जब भी डेंसर में जाएगा तो इसका घटेगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको, डेंसर से रेयर में इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, ठीक है, और रेयर से डेंसर में डिक्रीज करेगा वेलोसिटी। किसी भी लाइट की बात करें तो ये ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है। तो दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यहाँ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट ऑफ एयर। तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड है 136 में। अगर बात कर लेते हैं तो ये सही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये जो भी वेवलेंथ होगा, ठीक है, जैसा भी होगा उसकी बात करें तो वो हो जाएगा आपको यहाँ पे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ था, ठीक है, यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, तो ये कितना चेंजेस होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, ये गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, एयर से जा रहा है यहाँ पे, ग्लास से जा रहा है एयर में, तो ग्लास से एयर में जाएगा तो जैसे मान लीजिए ऐसे गया और ये ऐसे मुड़ गया तो लाइट, तो इसमें क्या चेंजेस हुआ, लैम्डा कितना चेंज हुआ है ना, लैम्डा 1 हो गया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ लैम्डा 2, क्योंकि जब भी देखिए एक मीडियम दूसरे मीडियम जाता है तो वेवलेंथ हमेशा चेंज होता है। तो वेवलेंथ जो चेंज हुआ यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इनमें कितना चेंजेस हुआ ये वेवलेंथ बताएगा आपको, प्रोपोर्शन जो है इसका ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो ये आपको समझना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए हो जाएगा 136 का आंसर, ठीक है। तो 137 की अगर बात करते हैं तो 137 में क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे,
Sometimes as an old person may suffer from the saw both myopia and hypermetropia. In such situation we require। तो देखिए जब भी किसी आदमी को दोनों तरीके का ये आ जाता है, ठीक है, किसी भी ऐसी ओल्ड एज में होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब आपको दूर का वस्तु नहीं दिखे, नज़दीक का भी, इसके आँख में बायोफोकल लेंस लगता है। बूढ़े आदमी के देखेंगे इस तरीके का लेंस होता है इसमें, ठीक है। तो ऊपर में एक लेंस होता है जो मायोपिया को ठीक करे, नीचे में हाइपरमेट्रोपिया वाला, ठीक है, कनकेव एक कन्वेक्स लगा होता है। तो दैट इज कॉल्ड बायोफोकल लेंस, इसमें बात करते हैं। आगे दूसरे का 138 की बात करें तो 138 में क्वेश्चन क्या है कि थिकर इज कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस बात करें, थिकर होता है मिडिल में, थिनर एज में होता है, ठीक है। तो 138 का आंसर ये हो जाएगा। 139 की बात करें तो कनकेव लेंस इज ऑलवेज फॉर्म। तो कनकेव लेंस की अगर बात करें तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो 139 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करें 139 के बाद 140 की बात करें तो 140 में क्या दे रखा है। तो 140 में क्वेश्चन की अगर बात करें तो 140 में दे रखा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो कहाँ पे और कैसे रखा जाए, ठीक है, कि रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा विद सेम साइज का, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो अगर बात करें यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में 2f पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे मतलब सी की बात करें तो सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, तो इमेज बनेगा सी पे ही, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये थ्योरी पार्ट में हम बता चुके हैं, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो आगे बात करें तो 141 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ आइज कैन बी करेक्टेड विद द लेंसेज हैविंग डिफरेंट कर्वेचर इन विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ओके, तो इसमें क्या रखा है कि ऐसे कौन से डिफेक्ट आँख का ठीक होता है जिसमें कि डिफरेंट कर्वेचर का लेंस लगा होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल सा बात है, आपको इसका क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो 141 का जो आंसर होगा बी हो, क्योंकि देखिए 141 अभी इसको बताए थे प्रेस बायोपिया में, ठीक, क्या होता है, आदमी को ये एक दूसरे पे यहाँ पे लेंस रखा, एक लेंस यहाँ रखा होता है, एक यहाँ रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि एक में इसको दूर और नज़दीक दोनों को ऑब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है, इस तरीके से। 142 की अगर बात करें तो मैरिज अकर्स बिकॉज, सॉरी मैरिज बोलते मिराज अकर्स, है ना। तो अब मिराज क्या होगा, मिराज क्या होता है क्या बताते हैं, है ना। तो मिराज की अगर बात करें तो दैट इज व्हाट, तो मिराज जो होता है, देखिए ये होता है एक्चुअली, ये वहाँ होता है जहाँ पे एक्चुअली डेजर्ट सब की बात करते हैं। डेजर्ट सब में क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है डेजर्ट में, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला ईयर ऊपर वाला ईयर जो है एक साथ जब फ्लो होता है तो यहाँ पे एक चीज़ बनता है, दैट इज कॉल्ड मिराज। जैसे मान लीजिए ये होता है, यहाँ मान लीजिए ट्री है, तो ट्री जो है ना यहाँ पे इसको उल्टा दिखने लगेगा। अगर आदमी को यहाँ से देखेगा इस ट्री को, तो इसको देखने के बाद इसको लगेगा ट्री कुछ ऐसा है, क्योंकि ये रे ऐसे आएगा, यहाँ से उठ के जाएगा इसके पास, तो ये रे थोड़ा इसको उल्टा दिखता है। तो उल्टा दिखने की वजह से क्या होता है, इसको रे ऐसे दिखेगा, तो इसका जो ट्री है उल्टा दिखेगा ऐसे, है ना। कभी कभी ऐसा ही होता है, पानी का आवाज़ होता है यहाँ पे डेजर्ट में। तो दीज आर ऑल द काज ऑफ मिराज फॉर्मेशन, है ना। तो अच्छा, मिराज की बात करते हैं होता कैसे है। अगर 142 की बात कर ले तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज विथ हाइट, यही बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज होने पे, हाइट इंक्रीज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं मिराज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 143 दैट इज गिवन टू अस अ स्फेरिकल मिरर एंड द थिन लेंसेज हैव ईच फोकल लेंथ -20, तो बोथ आर कनकेव। सही है, दोनों कनकेव भी होगा, क्यों, क्योंकि कनकेव का जो है देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ इधर होता है मिरर में, ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है। और कनकेव लेंस की बात करें तो इसका भी फोकल लेंथ इधर ही होता है, ठीक है, तो यहाँ से दोनों का नेगेटिव होगा, तो बोथ आर कनकेव होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 144 में दे रखा तो ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू व्हाट। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन आई की बात करिए, फोकस कर लेता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एकोमोडेशन कहते हैं, है ना। तो 144 का जो आंसर होगा दैट इज सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। 145 की बात करें तो इसमें दे रखा है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी मैक्स यूज ऑफ। तो सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें कौन सी यूज़ किया जाता है, दैट इज व्हाट, इसमें परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात करते हैं। नहीं बोले, एक सेकंड में अगर मान लीजिए 25-30 इमेज आपको दिखा जाएगा तो आपको लगेगा कोई वीडियो चलने लगा, ठीक, इस तरीके से। तो अगर बात करते हैं 146 में क्या दे रखा है, द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आई इज द मैक्सिमम वेरिएशन इज ऑफ पावर फॉर फोकसिंग नियर बाय एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। फॉर यंग पर्सन द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज अबाउट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर बात करते हैं कि नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्या होता है फोकस करने की बात करते हैं। तो जो नॉर्मल आदमी की बात करें तो नॉर्मल आदमी में क्या हो सकता है, 25 की बात करते हैं, 25 सेंटीमीटर जो होता है दैट इज
नियर बाय होता है। तो 25 सेंटीमीटर के लिए आप अगर देखेंगे तो इसका जो पावर होगा 4 डायप्टर होगा। और डिस्टेंस के लिए इन्फिनिटी होता है फोकल लेंथ, दैट विल बी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दैट इज 0 हो जाएगा। इसके लिए 146 का दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो दैट विल बी लाइक व्हाट सी 4 डायप्टर होगा, ठीक है यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं यहाँ से 147 की, तो डबल कन्वेक्स लेंस एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज। तो डबल कन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, एयर बबल में अगर जाने के बाद क्या होगा, तो डबल कन्वेक्स एयर बबल इन वाटर विल बी। तो डबल कन्वेक्स एयर बबल की बात करते हैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे। तो अगर बात कर ले यहाँ से तो ये कैसा बिहेव करेगा, तो अगर मान लीजिए वाटर की बात करें तो ये बिहेव करेगा लाइक व्हाट, ये कन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है यहाँ पे डबल कन्वेक्स एयर बबल, ठीक इस तरीके से जो होगा यहाँ से। तो ये जो करेगा कन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। 148 की अगर बात करें तो हाउ विल द इमेजेस प्रोड्यूस बाय लेंस चेंजेस इफ द हाफ ऑफ द लेंस इज वॉप्ड इन ब्लैक पेपर। ठीक है, आधा को क्या होगा, अगर ब्लैक पेपर सेपरेट थे तो ब्राइटनेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बाकी कुछ नहीं होगा। तो 148 का आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका ब्राइटनेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे 149 की बात कर ले तो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है ना, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता लाइट का, ठीक है, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो 149 का जो आंसर होगा दैट इज सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 150 में जो दे रखा है क्या, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लैम्डा एंड द वेवलेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विल बी। तो इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है दैट इज। तो 150 में क्वेश्चन दे रखा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लैम्डा द वेवलेंथ इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विल बी। तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम मेरे पास, ठीक है। इस मीडियम में मान लेते हैं यहाँ पे गिवन है लाइट, ये ऐसे आ रहा है और ऐसे मुड़ गया। तो ये अलग बात है, मान लीजिए ये जो है ग्लास है या कोई मीडियम है, तो मीडियम एम है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा मान लीजिए लैम्डा एम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा था एयर में, ये एयर है और ये मीडियम है, इसमें मीडियम है, लैम्डा एम आ गया। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब वेवलेंथ इन एयर अपन वेवलेंथ इन दैट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो लैम्डा एम की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो यहाँ पे है ना, तो एन इंटू लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय एन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन दैट इज गिवन टू लैम्डा अपन एन। तो ये इसका आंसर डी, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 150 का आंसर बी हो। तो चलिए इसका हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी आप लोग कैसे हो बताइए। और अगर मान लीजिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, ठीक है, बुक्स में कोई भी बुक्स है आपको, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली मेरा इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है इस तरीके से। एंड इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी है आपको, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप बताइए। और कोई भी बुक्स है तो वो भी बताइए, उसका भी सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, मतलब क्वेश्चन के साथ अगर पहली बात आपको मिल रहा है, नहीं समझ में आता है, तो पहले देखिए क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पहले समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप उसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद अगर नहीं बनता तब इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर बताए विथ रीजन कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में तो रीजन का बिना रीजन का इसमें कोई चलेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी जो कुछ रट्टा मारना है तो वो फॉर्मूले हैं, उसको अच्छे से याद रख लीजिए। उसका डेरिवेशन भी हम कर रखें सारे फॉर्मूले का, ये आया कहाँ से कैसे आया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सारे फॉर्मूले भी आप चाहे तो मिल जाएगा आपको। तो आप NSIT पॉइंट या फिर इस कह सकते डायरेक्ट नवनीत प्रेम सर्च मारिए, NIT प्रेम, है ना, डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये सारे चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चैनल्स में आपको सारे वीडियोस लगभग मिल जाएंगे ना, 500 से 600 वीडियो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम का भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं।